और अपन सीखेंगे कर्मधारय समास। सबसे पहले सुने लक्षण की बात कि कर्मधारय समास की हम पहचान किस प्रकार करते हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया जब तत्पुरुष पढ़ाया था कि तत्पुरुष और कर्मधारय में क्या समानताएं रहती है। जैसे कि अधिकरण तत्पुरुष में बहुत सारे उदाहरण आप पढ़ते हो जिसके अंदर किसके लक्षण नजर आते हैं आपको, कर्मधारय समास के आते हैं। तो उन्हीं उदाहरणों के साथ भी अपन जुड़ के सीखेंगे। तो सबसे पहले कर्मधारय समास की पहचान क्या होगी उसकी बात सुनिएगा। कर्मधारय समास की जब बात आती है तो सबसे पहला कथन अपन सीखते हैं कि एक पद विशेषण हो। एक पद क्या हो? विशेषण हो। एक पद विशेषण हो। एक पद विशेष्य हो। पहली पहचान तो यह है। ये या की स्थिति हो सकती है। या का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रथम पद विशेषण हो सकता, दूसरा पद भी हो सकता है। अगर दूसरा पद विशेषण आएगा तो प्रथम पद विशेष्य आ जाएगा। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि कोई भी एक पद विशेषण होना चाहिए और एक पद क्या होना चाहिए? विशेष्य। ये शर्त हमेशा याद रखनी कि कभी भी तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि तीसरा अर्थ निकला मतलब अन्य पद की प्रधानता, और अन्य पद की प्रधानता मतलब बहुव्रीहि समास। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक पद विशेषण हो, एक पद क्या हो? विशेष्य हो। अगली बात करता हूं तो एक पद उपमेय हो। एक पद उपमेय हो और एक पद उपमान हो। एक पद क्या हो? उपमान हो। यह ध्यान रखिएगा। इस पे भी आपको सिखाएंगे कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, ठीक है। जिस प्रकार हिंदी व्याकरण के अंदर पढ़ते समय तुम गद्य में विशेषण और विशेष्य पढ़ते हो, उसी प्रकार अपन जब काव्य पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो उसमें एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। यानी जहां पर अपन तुलनात्मक चीजें बताते हैं, किसी की किसी से तुलना करते हैं, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपमेय, उपमान कहा जाता है। और आप ऐसा ही जैसे एग्जाम्स के लिए जब जाते हो, सब इंस्पेक्टर का हो गया, ग्रेड सेकंड टीचिंग एग्जाम हो गया, इनमें जब तुम पढ़ते हो तो उपमेय उपमान का स्वतंत्र प्रश्न आता है कि इसमें कौन सा पद उपमेय है और कौन सा पद उपमान है। ये ध्यान रखिएगा। अपने को यहां पर हालांकि लक्षण ही सीख के चलना है, लेकिन ये भी चीजें आप एक बड़े एग्जाम के लिए जब जाते हो तब आपको पूछा जा सकता है। जहां सब्जेक्टिव एग्जाम सब्जेक्ट 1 हिंदी का होता है, एसआई के अंदर सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रहती है तो वो हिंदी व्याकरण की रहती है। तो वहां पर क्या करता, वो ये उदाहरण देके ऐसे नहीं पूछता है कि बता इसमें समास कौन सा है, वो पहले ही कह देता है इसमें कर्मधारय समास है। आप तो ये बताओ इसमें कौन सा पद उपमेय है और कौन सा पद उपमान है। और सीधे सीधे कथन आते हैं एग्जाम के अंदर कि ऐसा कौन सा समास है। रीट के अंदर लेवल फर्स्ट में एडजेक्ट ईयर याद नहीं मुझे, वहां पर सवाल आया हुआ है कि वह समास जहां पर एक पद का दूसरे पद के साथ में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में तीसरी बात करता हूं मित्रों, तो सुने ध्यान से। तीसरी बात कहता हूं कि दोनों पद विशेषण हो। दोनों पद क्या हो? विशेषण हो। अगर यह स्थिति भी आए, दोनों पद क्या हो? विशेषण हो, अगर यह स्थिति आती है तब भी कौन सा समास करोगे? कर्मधारय। दोनों पद विशेषण होने पर यहां क्यों होता है उसकी बात भी आपको समझाई जाएगी। तो सबसे पहली बात, कुछ उदाहरण लेते हैं अपन। एक पद विशेषण, एक पद विशेष्य, फिर सिखाता हूं उपमेय और उपमान क्या होता है। प्यारे साथियों, जैसे आपने लिया काली मिर्च, हाँ, आपने शब्द लिया काली मिर्च।
अब काली मिर्च की बात करता हूं तो इसको समझे। मिर्च एक संज्ञा शब्द है, काली क्या है? विशेषण है। तो ये तो हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष्य। और ये विशेषण विशेष्य की बात की तो देखो विग्रह क्या होगा? काली है जो मिर्च, ये ध्यान रखिएगा, काली है जो मिर्च। सुपुत्र, या लिखा आपने सदगति, या आपने लिखा कुसंगति, या आपने लिखा दुर्दशा, या आपने लिखा दुर्वस्था। अब देखो सु एक उपसर्ग है, किसका अर्थ देता है? अच्छे का। किसका अर्थ देता है? अच्छे का। अच्छा क्या है? अच्छा पुत्र है। और अच्छा शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है, और पुत्र क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है। तो सुपुत्र का क्या होगा? या तो लिखो सु है जो पुत्र, लेकिन बेसिकली इसका विग्रह ऐसे ही मिलता आपको, अच्छा है जो पुत्र, ये ध्यान रखिएगा। सदगति, सत द बदला त में, तो क्या बनता है? सत। सत मन अच्छा, लेकिन गति चूंकि स्त्रीलिंग है तो क्या होगा? अच्छी। अच्छी है जो गति। और सदगति मोक्ष का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। अच्छी है जो गति, ये ध्यान रखिएगा। कुसंगति, कु का मतलब होता बुरा, तो यहां पर क्या हो जाएगी? बुरी है जो संगति। और दुर्दशा, दुर का मतलब होता है बुरा, तो चूंकि दशा है स्त्रीलिंग तो बुरी है जो दशा। और दुर्अवस्था, दुर का मतलब हो गया बुरी, है जो, शब्द शुद्धि में याद रखना है, दुरा नहीं होता है, शब्द क्या बनता है? दुर बनता है। और दुरवस्था में संधि कौन सी है? दुरवस्था में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। दुआ दना अवस्था, विसर्ग बदला र में, विसर्ग किसमें बदला? र में बदला। देखिएगा जैसे आपने शब्द लिखा सुयोग, आपने शब्द लिखा मोटा ताजा, आपने शब्द लिखा चंद्रमुख, आपने शब्द लिखा क्रोधाग्नि, आपने शब्द लिखा कद्दन, आपने शब्द लिखा अदम पुरुष, आपने शब्द लिखा पुरुषोत्तम, और आपने शब्द लिखा प्रधानमंत्री। अब देखो इनकी छोटी सी कहानी। सुयोग, सु का मतलब क्या होगा? अच्छा, है जो योग। अच्छा, सुयोग का विलोम शब्द क्या होगा? कुयोग। क्या होगा? कुयोग। अब देखो आपने लिखा था दोनों पद क्या हो? विशेषण हो। मोटा शब्द क्या होता है? विशेषण। ताजा शब्द भी क्या होता है? विशेषण। अब देखो एक विशेषण कैसे कार्य करता है? विशेषण को ही विशेषण में कन्वर्ट कर देता है, उसका प्रयोग ले लेता है। जैसे देखिएगा क्या लिखा? जो मोटा है, मोटा तो है ही, साथ में क्या है? ताजा भी है। ये ध्यान रखिएगा, जो मोटा है, जो ताजा भी। मोटा तो है लेकिन साथ में क्या है? ताजा भी। दुबला पतला, जो दुबला है जो पतला भी। दुबला मन कमजोर तो है ही, बीमार तो है ही, लेकिन साथ में पतला भी है। आगे लिखाऊंगा अभी इसके खूब सारे एग्जाम्पल, ये ध्यान रखिएगा।
चंद्रमुख, चंद्र और मुख किसकी स्थिति की बात हो रही है? उपमेय और उपमान की। अब देखो सर, कैसे पता चले कि उपमेय क्या है, कैसे पता चले उपमान क्या है? जिसको उपमा दी जाती है वो उपमेय है। याद रखना, आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द में कई बार यह शब्द आ चुका है, अनुपमेय। जिसको किसी की उपमा नहीं दे सकते वो क्या कहलाता है? अनुपमेय कहलाता है। इसका मतलब जिसको उपमा दी जाती है वो तो कहलाता उपमेय, और जिसकी उपमा दी जाती है वो कहलाता उपमान। तो चंद्र के समान मुख है कि मुख के समान चंद्र है? चंद्र के समान मुख है। इसका मतलब किसको उपमा दी गई? किसको? किसकी? ये ध्यान रखिएगा। हनी सिंह भी देख के गया था, हालांकि उसने उपमा अलंकार में गाया था, चांद सा रोशन चेहरा। बालों की बात नहीं करनी है, चेहरे तक। बालों का रंग सुनहरा नहीं है, उसमें जुएं पड़ी हुई है। ठीक है, आई बात समझ में? गीत को गीत के दृष्टि से नहीं लेना है, हास्य की दृष्टि से ले तो वो बहुत भयानक गीत है। अगर उसकी व्याख्या मैं करने पे उतर आऊं तो हनी सिंह पैदल आएगा, और बिना चप्पल के। हिंदी में व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ाई जाती है, तुम लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। एक विद्यार्थी बैठी हुई यहाँ पे, वो सेकंड ग्रेड में पढ़ी, उसको पता व्यंजना शब्द शक्ति का। तो गीत का जरूरी नहीं है कि हर बार अर्थ वही हो जो वो कह रहा है, मैं मेरे हिसाब से लूंगा ना। है? उसने कह दिया चांद सा रोशन चेहरा, आंखों का रंग सुनहरा, है? बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पैरा। हो सकता वो अंधी हो, जरूर थोड़े फैशन में लगा रखा है। तो गीत को गीत की दृष्टि से नहीं, मनोरंजन की दृष्टि से सुनिएगा। चलो, चंद्रमुख तो क्या होगा? चंद्र रूपी या चंद्र के समान मुख, यह ध्यान रखिएगा। हालांकि हिंदी काव्य जब तुम पढ़ोगे ना कभी, तब आपको कई सारी चीजें मिलेगी। बिहारी सतसई की एक टीका आती है, टीकामन टिप्पणी जो लिखी जाती है, जो बाबू श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के साथ मिलकर लिखी थी। उसमें राधा का सौंदर्य अगर तुम पढ़ोगे तो खोपड़ा घूम जाएगा। उन्होंने बिल्कुल पूरा अभेद आरोप करके बताया है। अभेद आरोप का मतलब तो जो चीज नहीं है वो भी उसमें आरोपित की जाती है, और उसमें बताया जाता बकायदा कि राधा के चेहरे की कांति इतनी तेज है, कांति मन चमक, कि राधा जब घूंघट उठाती है तो चांद चमकता है, और जब पट ढाल देती है तो अंधेरा छा जाता है। इसको कहते हैं अभेद आरोप। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, चांद के समान मुख हो सकता है, लेकिन वहां राधा के मुख के समान क्या बताया गया है? चांद बताया गया। इसको अभेद आरोप कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार कभी पढ़ोगे तब पता चलेगा। अतिशयोक्ति अलंकार में तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ा करके बात को कहना। उसी टीका के अंदर लिखा गया है कि एक नायिका जब रात को अपने नायक से मिलने जाती है तो उसके चेहरे की नहीं, शरीर की कांति इतनी दुधिया है, मतलब उतनी श्वेत वर्णी है वो, कि रात की चांदनी में वो खो जाती है, दिखाई नहीं दे रही है। तो भाई नायिका है कि कोई डाकण है? क्या है ये? और उसकी जो सखी पीछे चल रही है ना, साथ में जा रही है, वो उससे काफी पीछे चल रही है, लेकिन उसके शरीर पर लगे इत्र की गंध से, उस इत्र की गंध रूपी डोरी को पकड़ते उसके पीछे जा रही है। ये थोड़ा अपने वालों को सुनाए तो काव्य वाव्य कम बैठता, अपने को हंसी आने लग जाती है। ये चीजें मानते नहीं है अपन। ये काव्य है, और जहां कहते ना जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो रवि यहां तक थोड़ी जाता है, ऐसी बातों तक। कभी कहीं भी चला जाता है। तो क्रोधा अग्नि। अब देखो, अग्नि और क्रोध, क्रोध के समान अग्नि के अग्नि के समान क्रोध, अग्नि के समान क्रोध, क्योंकि अग्नि जो है वो उपमान है, क्रोध जो है वो उपमेय है। क्रोध को अग्नि की उपमा दी गई है, यह ध्यान रखिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रोध रूपी अग्नि, कि अग्नि रूपी क्रोध, तो अग्नि रूपी क्रोध या अग्नि के समान क्रोध।
क्रोध अग्नि नहीं है तुम्हारे पास में, लेकिन अग्नि के रूप में तुम्हारे पास में क्या है? क्रोध है। विद्या धन, विद्या के रूप में क्या है? धन है। स्त्री रत्न, स्त्री के रूप में क्या है? रत्न है। रत्न नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन स्त्री को ही क्या माना है? रत्न माना है। यानी रत्न की उपमा किसको दी गई है? स्त्री को। कदन बहुत अच्छा शब्द है साथियों, ध्यान से सुनना। कदन, अब इसका जो अर्थ निकलता है ना, कद, कद का मतलब होता है बुरा। क्या निकलता? बुरा। तो विग्रह गलत हो जाता है। क्योंकि अन्न कभी भी बुरा नहीं होता है, यह ध्यान रखना है। तो कभी यह विग्रह नहीं करें कि बुरा है जो अन्न, इसका विग्रह होता है कुत्सित है जो अन्न। अब सवाल आता सर कुत्सित तो पहली बार ही सुना है, तो मैं आपको आखिरी बार सुना देता हूं। कुत्सित का अर्थ होता है सड़ा हुआ। क्या होता है? सड़ा हुआ। तो कुत्सित है जो अन्न, यानी अपन इस बात को एग्री करते हैं कि अन्न सड़ सकता है, अन्न सड़ सकता है, पर अन्न बुरा नहीं होता है। क्योंकि हिंदी में शब्द सृजना की भी कई सारी इकाइयां तय की जाती है, मापदंड होते हैं कि इन शब्दों को ऐसे बनाया जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अद्दम पुरुष, अद्दम कहते हैं नीच को। किसको कहते हैं? नीच को। तो अद्दम है जो पुरुष, पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष। अब यहां पर एक बात बता देता हूं, बाकी चीजें तुम खुद तय कर लेना। कई जगह लिखाते हैं कि पुरुषोत्तम जो शब्द है वो भगवान राम का पर्यायवाची है। मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं कि राम का पर्यायवाची है कि नहीं है, मैं इस पे एकदम शून्य स्थानांतरण की स्थिति में हूं। क्योंकि मैंने किसी मानक किताब में आज तक ऐसा पढ़ा नहीं है कि पुरुषोत्तम राम के लिए प्रयुक्त होता है। पुरुषोत्तम शब्द एक विशेषण के रूप में काम आता है, और अपन एक वाक्य बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अगर सच में ही पुरुषोत्तम राम का पर्यायवाची होता तो इस वाक्य में राम शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हिंदी नागरी प्रचारणी सभा का शब्दकोश यह कहता है कि पुरुषोत्तम का अर्थ होता है कि जिसका ना शत्रु हो ना मित्र हो, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरुषोत्तम कहलाता है। बाकी पुरुष कोई उत्तम कैसे हो सकता है? अब आप कहो कि मेरा सर वो फलाना मित्र है, बहुत अच्छा। तो अगर तुम्हारा कोई मित्र है और दुनिया में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, फिर भी तुम दुनिया को अलग दृष्टिकोण से देखते हो। क्यों? क्योंकि जब बात मित्रता पर आएगी तो वो बाकी दुनिया से तो तुम्हारे लिए ऊपर रहेगा ना। इसका मतलब तुम्हारे कहीं ना कहीं काम ऊपर नीचे चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो जिसका कोई शत्रु या मित्र ना हो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरुषोत्तम कहलाता है, ये ध्यान रखना है। और एक शब्द और याद कर लेना वाक्यांश के लिए, एक शब्द में, वो क्या? मनस्वी। क्या याद कर लेना? मनस्वी। किसे कहते हैं? एक होता तपस्वी जो तप करता है, एक होता मनस्वी, एक होता ओजस्वी। ओजस्वी मन तेज वाणी वाला। मनस्वी कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे। आपने कभी कोई धार्मिक जो है कार्यक्रम देखे होंगे, कोई टीवी पर सीरियल्स देखे होंगे, उसमें आपने कभी किसी ऋषि मुनि की प्रतिक्रिया देखी हो तो आप देखना, उनको कितनी भी अच्छी खबर सुनाते थे तब भी वो एकदम बढ़िया से मंद मंद मुस्काते हुए जवाब देते थे। मान लो कोई युद्ध की सूचना दी, बोला जीत गए राजा, तो भी उनकी वही प्रतिक्रिया थी कि इनकी ये प्रतिभा थी, प्रतिभा के धनी थे, वीर थे, तो जीतना सुनिश्चित था। और उनको कोई आके ये कहता ना कि आपका बहुत अंतरंग मित्र मर गया है, ये फलाना, ये ऐसे वैसे, तब भी वो मंद मंद मुस्कुराते हुए जवाब देते कि हे वीर पुत्र, ये सृष्टि का नियम है, जो आया है वो एक रोज जाएगा। उसको मनस्वी कहते हैं, हर हाल में समान रूप से जीने वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, प्रधान मन कहते हैं मुख्य को। अब सवाल आएगा सर मुख्यमंत्री कहां जाएगा? जब प्रधानमंत्री यहां बैठा है तो मुख्यमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि इधर उधर चला जाए, वो भी यहीं आएगा, क्योंकि प्रधान का मतलब भी मुख्य है। शाब्दिक अर्थ दोनों ही सेम ही है, मुख्य और प्रधान एक दूसरे के क्या है?
समानार्थक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी प्रयोगार्थक अंतर होता है, यह ध्यान रखना है। हो जाएगा? वापस सुनना, तीनों बात को एक साथ बता रहा हूं। जहां कहीं भी एक पद विशेषण हो, एक पद विशेष्य का संबंध हो, एक पद उपमेय हो, एक पद उपमान और दोनों पद विशेषण हो, वहां पर बोलो समास कौन सा होता है? आपके कर्मधारय समास होता है। पहली बात तो यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात याद रखिएगा, कभी वो पूछ सकता है विशेषण विशेष्य में, तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि पहला पद दूसरा पद, कोई भी पद आ सकता है। उपमान किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाती है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसको उपमा दी जाती है। बात आ गई समझ में? चलो।